My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में, पिछले वीडियोज़ में हम सभी लोगों ने मानवाधिकार एवं कर्तव्य दैट इज ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज से रिलेटेड 540 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास किया है और उसी सीरीज में, उसी श्रृंखला में आज की इस क्लास में हम सभी लोग अन्य महत्वपूर्ण 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास करेंगे आज की इस क्लास में। चलिए आज के क्लास को स्टार्ट किया जाए। इस वीडियो में, आज की क्लास में हम सभी लोग 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास करेंगे जो रिलेटेड होंगे ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज से। सो फर्स्ट क्वेश्चन, पहला प्रश्न आपके लिए है प्रश्न संख्या 541, क्वेश्चन नंबर 541। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी? इन विच ईयर यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम वाज सेट अप? एंड ऑप्शंस आर, आपके जो ऑप्शन है, विकल्प है, ए है 1970, बी है 1971, सी है 1972 एंड डी है 1973, अर्थात 1970 में या 1971 में या 1972 में या 1973 में। तो डियर स्टूडेंट्स, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी? यह प्रश्न है। इन विच ईयर यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम वाज सेटअप, तो कब हुआ? 1973 नहीं, 70 नहीं, 71 नहीं, बल्कि 1972 या 1972 में यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुई थी या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना हुई थी। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का नियंत्रण करने का कार्यक्रम है और इसकी स्थापना जून 1972 में संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन के परिणाम स्वरूप की गई थी। तो इस तरह से इसका जो राइट ऑप्शन हो क्या है, 1972 या 1972 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 542, क्वेश्चन नंबर 542। प्रश्न है, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 या 1948 में कुल कितने अनुच्छेद हैं? हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल डिक्लेरेशन 1948? एंड योर ऑप्शंस आर ए 50, बी 40, सी 30 एंड डी 20, अर्थात ए कह रहा है कि 50 है, बी है 40, सी है 30 एंड डी है 20। तो मानवाधिकारों की जो सार्वभौम घोषणा 1948 की थी, उसमें कुल कितने आर्टिकल थे, कितने अनुच्छेद थे? हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल डिक्लेरेशन 1948? प्रश्न है, कितने थे? 50 नहीं, 40 नहीं, 20 नहीं, बल्कि 30 थे, 30 थे। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। कुल 30 आर्टिकल्स थे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन 1948 में। जो मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 थी, उसमें कुल 30 या 30 आर्टिकल्स थे, 30 अनुच्छेद थे। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा ने संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को अंगीकृत किया था। मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा की प्रस्तावना, मानवाधिकारों की जो विश्वव्यापी घोषणा है, जो डिक्लेरेशन है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, उसमें प्रेम्बल या प्रस्तावना है और उसके साथ साथ 30 आर्टिकल से 30 अनुच्छेद हैं। तो कुल कितने अनुच्छेद हैं मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 में? 30 आर्टिकल्स या 30 आर्टिकल्स या 30 अनुच्छेद हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 543, क्वेश्चन नंबर 543। प्रश्न है, 1689 में किस देश में बिल ऑफ राइट्स पारित किया गया? इन विच कंट्री बिल ऑफ राइट्स वाज पास्ड इन 1689? एंड योर ऑप्शंस आर ए फ्रांस, बी यूएसए, सी इंग्लैंड एंड डी कनाडा। फ्रांस में, यूएसए में, इंग्लैंड में या कनाडा में। तो 1689 में किस देश में बिल ऑफ राइट्स पारित किया गया था और इन विच कंट्री बिल ऑफ राइट्स वाज पास्ड इन 1689? किसमें हुआ? फ्रांस नहीं, यूएसए नहीं, कनाडा नहीं, बल्कि इंग्लैंड में हुआ। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन।
England. The English Bill of Rights was an act signed into law in 1689 by William III and Mary II. अर्थात 1689 में जो बिल ऑफ राइट्स पारित किया गया तो कहाँ पारित हुआ? इंग्लैंड में पारित हुआ था, ब्रिटेन में पारित हुआ था। In England, Bill of Rights was passed in 1689. The English Bill of Rights was an act signed into law in 1689 by William III and Mary II. Next question, question number 545, प्रश्न संख्या 544। प्रश्न है, कौन सा मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में उल्लिखित है? Which fundamental rights is mentioned in articles 19 to 22? And your options are A, rights to equality, B, rights to freedom, C, right against exploitation, and D is right to culture and education। अर्थात समानता का अधिकार या राइट टू इक्वलिटी, बी है स्वतंत्रता का अधिकार या राइट टू फ्रीडम, सी है शोषण के विरुद्ध अधिकार या राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एंड डी है संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार या राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन। तो कौन सा मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 में उल्लिखित है, वर्णित है, यही प्रश्न है। विच फंडामेंटल राइट्स इज मेंशन इन आर्टिकल 19 to 22? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। तो कौन सा है? राइट टू इक्वलिटी है, समानता का अधिकार नहीं है, राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन भी नहीं है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं, बल्कि क्या है? राइट टू फ्रीडम या स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो आर्टिकल 19 to आर्टिकल 22 में उल्लिखित है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अर्थात जो स्वतंत्रता के अधिकार के जो मौलिक अधिकार है वो अनुच्छेद 19 से 22 में उल्लिखित है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द आर्टिकल्स 19 to 22 इज रिलेटेड विद राइट टू फ्रीडम, फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 545, प्रश्न संख्या 545। प्रश्न है, मानव अधिकारों के उदारवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवर्तक कौन है? हु इज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ लिबरल थ्योरी ऑफ ह्यूमन राइट्स? एंड योर ऑप्शंस आर ए, हॉब्स, बी, लॉक, सी, रूसो, एंड डी, मॉन्टेस्क्यू। तो मानव अधिकारों की जो उदारवादी सिद्धांत है या जो मानव अधिकारों की लिबरल थ्योरी है उसके प्रवर्तक कौन है, उसके प्रोपोनेंट कौन है, यह प्रश्न है। हु इज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ लिबरल थ्योरी ऑफ ह्यूमन राइट्स? तो कौन है? मॉन्टेस्क्यू नहीं, रूसो नहीं, हॉब्स नहीं, बल्कि लॉक साहब को या लॉक जी को जो है मानव अधिकारों के उदारवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवर्तक कहा जाता है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। English philosopher John Locke generally regarded as the father of the modern liberalism, या जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा, जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है और जॉन लॉक इज द प्रोपोनेंट ऑफ लिबरल थ्योरी ऑफ द ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 546, प्रश्न संख्या 546। प्रश्न है, किसने मानवाधिकारों के सार्वभौम घोषणा को मानव समाज का मैग्ना कार्टा घोषित किया? Who declared Universal Declaration of Human Rights as Magna Carta of Human Society? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। एंड योर ऑप्शंस आर ए, मिसेस रूजवेल्ट, बी, मिस्टर रूजवेल्ट, सी, चर्चिल, एंड डी, चार्ल्स मलिक। अर्थात श्रीमती रूजवेल्ट ने कहा था या घोषित किया था, श्री रूजवेल्ट ने घोषित किया था, श्री चर्चिल ने घोषित किया या श्री चार्ल्स मलिक ने घोषित किया था? तो किसने मानवाधिकारों के सार्वभौम घोषणा को मानव समाज का मैग्ना कार्टा घोषित किया है? हु डिक्लेयर्ड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एज मैग्ना कार्टा ऑफ ह्यूमन सोसाइटी? तो किसने किया? मलिक नहीं, चर्चिल नहीं, मिस्टर रूजवेल्ट नहीं, बल्कि मिसेस रूजवेल्ट ने डिक्लेयर किया था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को एज अ मैग्ना कार्टा ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। अर्थात श्रीमती रूजवेल्ट ने मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को मानव समाज का मैग्ना कार्टा कहा था। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, श्रीमती रूजवेल्ट और मिसेस रूजवेल्ट। उनका पूरा नाम था एलेनियर रूजवेल्ट। सी डिस्क्राइब्ड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एज द इंटरनेशनल मैग्ना कार्टा ऑफ मैनकाइंड। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, मिसेस रूजवेल्ट और श्रीमती रूजवेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 547, प्रश्न संख्या 547। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मानवाधिकार की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ह्यूमन राइट्स? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड योर ऑप्शंस आर ए, यूनिवर्सलिटी, बी, पैरामाउंट, सी, इनफोर्सेबल, एंड डी, बैलेंस्ड। अर्थात जो मानवाधिकार है उसकी विशेषता में आता है सार्वभौमिकता, सर्वोच्चता, क्रियान्वयन योग्य या संतुलित। इसमें से कौन सी एक विशेषता
मानवाधिकार की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ह्यूमन राइट्स? तो जब हम सार्वभौमिकता या यूनिवर्सलिटी की बात करते हैं तो जो मानवाधिकार हैं वे यूनिवर्सल होते हैं, वे सार्वभौमिक होते हैं, तो विशेषता उसकी है। पैरामाउंट या सर्वोच्चता की बात करते हैं तो यह भी मानवाधिकार की विशेषता होती है। जो मानवाधिकार होते हैं वो पैरामाउंट होते हैं, सर्वोच्च होते हैं, और साथ ही साथ जो मानवाधिकार होते हैं वे क्रियान्वयन योग्य या इन्फोर्सेबल भी होते हैं। लेकिन जो डी ऑप्शन है बैलेंस्ड, ऐसा कुछ भी नहीं है ह्यूमन राइट्स के संबंध में, इसलिए ह्यूमन राइट्स की जो विशेषता है उसमें जो डी ऑप्शन है वो गलत है। सार्वभौमिकता, सर्वोच्चता, क्रियान्वयन योग, ये तीनों ही ह्यूमन राइट्स से मानवाधिकार की विशेषता है, लेकिन बैलेंस्ड या सर्वोच्चता इसकी विशेषता नहीं है। इसीलिए जो डी ऑप्शन होगा यहाँ पे, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, संतुलित या बैलेंस्ड। यदि मानवाधिकारों की विशेषताओं की हम लोग बात करते हैं तो जो मानवाधिकार की प्रमुख विशेषताएं हैं दैट इज सार्वभौमिकता और यूनिवर्सलिटी, सर्वोच्चता या पैरामाउंट सुप्रीमेसी, व्यवहारिकता दैट इज प्रैक्टिबिलिटी, क्रियान्वयन योग या इन्फोर्सेबल या इम्प्लीमेंटेबल, व्यक्तिगत या इंडिविजुअल, ये सारी विशेषताएं जो हैं वो मानवाधिकार की विशेषताएं हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो उत्तर हुआ वो डी हुआ, बैलेंस्ड या संतुलित, क्योंकि यही जो है मानवाधिकार की विशेषता नहीं है या फीचर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 548, प्रश्न संख्या 548। प्रश्न है संविधान का कौन सा प्रावधान संविधान की कुंजी कहा जाता है? विच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिगार्डेड एज की टू द कॉन्स्टिट्यूशन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकांशतः पूछा जाता है कि संविधान का कौन सा प्रावधान संविधान की कुंजी कहा जाता है। एंड योर ऑप्शंस आर ए फंडामेंटल राइट्स, बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सी प्रेम्बल, एंड डी सुप्रीम कोर्ट। अर्थात मौलिक अधिकार को संविधान की कुंजी कहा जाता है, कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संविधान की कुंजी कहा जाता है, या प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है, या सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की कुंजी कहा जाता है। विच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिगार्डेड एज की टू द कॉन्स्टिट्यूशन? तो की टू द कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान की कुंजी क्या है? फंडामेंटल राइट्स को नहीं कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को नहीं कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं कहते हैं, बल्कि जो हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान, उसकी जो प्रेम्बल है या उसकी जो प्रस्तावना है, उसी को संविधान की कुंजी या की टू द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द प्रेम्बल इज द की टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जो संविधान की प्रस्तावना है उसी को संविधान की कुंजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 549, प्रश्न संख्या 549। प्रश्न है किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र ने दिव्यांगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया? विच ईयर वाज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल्ड पर्सन बाय यूनाइटेड Nations? And your options are A 1980, B 1981, C 1982 and D 1983। अर्थात 1980 में या 1981 को या 1982 को या 1983 को। तो किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशंस ने दिव्यांगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया, और विच ईयर वाज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल्ड पर्सन? ये प्रश्न है, तो कब मनाया गया? 83 नहीं, 82 नहीं, 80 नहीं, बल्कि 1981 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल्ड पर्सन मनाया गया था यूनाइटेड नेशंस या संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो संयुक्त राष्ट्र ने दिव्यांगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष को 1981 या 1981 को उसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द ईयर 1981 वाज प्रोक्लेम्ड द इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल्ड पर्सन, दैट इज IYDP by the United Nations. It is called for a plan of actions with an emphasis on equalization of opportunities, rehabilitation and prevention of disabilities. So here the B option is the right option. Next question, question number 550, प्रश्न संख्या 550। प्रश्न है विधिक दृष्टि से निम्न में से नरम कानून किसे कहा जाता है? From legal point of view, which of the following is called soft law? And your options are A right to environment, B right to development, C right to health and D right to privacy। अर्थात पर्यावरण का अधिकार या विकास का अधिकार या स्वास्थ्य का अधिकार या निजता का अधिकार। किस अधिकार को सॉफ्ट लॉ या नरम कानून कहा जाता है? तो विधिक दृष्टि से निम्न में से एक नरम कानून किसे कहा जाता है? फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सॉफ्ट लॉ? ये प्रश्न है, तो किसे कहा जाता है? राइट टू प्राइवेसी या निजता का जो अधिकार है इसे नरम कानून नहीं कहते हैं। राइट टू हेल्थ
या स्वास्थ्य का जो अधिकार है इसे भी नरम कानून नहीं कहते हैं, और पर्यावरण का अधिकार है राइट टू एनवायरनमेंट इसे भी नहीं कहते हैं, बल्कि राइट टू डेवलपमेंट या विकास का अधिकार जो है इसी को हम सॉफ्ट लॉ कहते हैं या नरम कानून कहते हैं। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो राइट टू डेवलपमेंट है, विकास का अधिकार है, सॉफ्ट लॉ, उसे हम सॉफ्ट लॉ कहते हैं। सॉफ्ट लॉ होता क्या है? सॉफ्ट लॉ इज अ नॉन बाइंडिंग इन नेचर बट आर सिग्निफिकेंट। अर्थात सॉफ्ट लॉ ऐसे लॉ होते हैं, ऐसे कानून होते हैं जो बाइंडिंग इन नेचर नहीं होते, अर्थात बाध्यकारी तो नहीं होते, लेकिन इंपॉर्टेंट होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे राइट टू डेवलपमेंट क्या है या विकास का अधिकार क्या है? एक सॉफ्ट लॉ है, ये एक ऐसा लॉ है फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू इट इज नॉट एन बाइंडिंग, यह बाइंडिंग नहीं है, इट इज नॉन बाइंडिंग बट इट इज अ सिग्निफिकेंट, बट इट इज अ इंपॉर्टेंट। तो सॉफ्ट लॉ क्या होते हैं? इट इज नॉन बाइंडिंग इन नेचर बट आर सिग्निफिकेंट, अर्थात प्रकृति में बाध्यकारी नहीं होते हैं लेकिन वे बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और वैसा एक लॉ है राइट टू डेवलपमेंट। राइट टू डेवलपमेंट को हम सॉफ्ट लॉ या नरम कानून भी कहते हैं। अगला प्रश्न संख्या 551, क्वेश्चन नंबर 551। प्रश्न है संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को निषिद्ध करता है? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबोलिशेस अनटचेबिलिटी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अधिकांशतः पूछा जाता है। योर ऑप्शंस आर ए आर्टिकल 14, बी आर्टिकल 15, सी आर्टिकल 16 एंड डी आर्टिकल 17, अर्थात अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 17। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को निषिद्ध करता है? आप सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा। 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, बल्कि आर्टिकल 17 या अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता को निषिद्ध करता है। आर्टिकल 17 अर्थात अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन abolishes untouchability. So here the D option is the right option। अनुच्छेद 17 या आर्टिकल 17 भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता समाप्त कर दी गई है और इसे किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषिद्ध है। तो इस तरह से अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता को निषिद्ध करता है हमारे संविधान का आर्टिकल 17 या अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 552, प्रश्न संख्या 552। प्रश्न है किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन का आयोजन रियो डी जेनेरो में आयोजित हुआ? इन विच ईयर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज हेल्ड एट रियो डी जेनेरो? एंड योर ऑप्शंस आर ए 2010, बी 2011, सी 2012 एंड डी 2013। तो किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन का आयोजन रियो डी जेनेरो में आयोजित हुआ था? इन विच ईयर यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज हेल्ड एट रियो डी जेनेरो? तो कब हुआ? 2010 नहीं, 11 नहीं, 13 नहीं, बल्कि 2012 या 2012 में हुआ था। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 2012 अर्थात 2012 जो इसका सही उत्तर है। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट और रियो +20 takes place in Rio de Janeiro, that is in Brazil, on 20 to 22 June 2012 अर्थात 2012 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन का आयोजन रियो डी जेनेरो में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न संख्या 553, क्वेश्चन नंबर 553। प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड? एंड योर ऑप्शंस आर इंडिया, अमेरिका, पाकिस्तान और हैग। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है डियर स्टूडेंट्स? वेयर इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड? दैट इज नॉट लोकेटेड इन इंडिया, नॉट लोकेटेड इन अमेरिका, नॉट लोकेटेड इन पाकिस्तान, बट दैट इज लोकेटेड इन हैग। वो हैग में स्थित है। जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है वो कहाँ पर स्थित है? हैग में स्थित है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द सीट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट इज एट द पीस पैलेस इन द हैग, दैट इज इन नीदरलैंड, अर्थात नीदरलैंड में स्थित है या नीदरलैंड के द हैग नामक स्थान पर स्थित है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हैग में या नीदरलैंड में स्थित है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड इन हैग और इन नीदरलैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 554, प्रश्न संख्या 554। प्रश्न है किसने कहा कि अधिकारों का अस्तित्व समाज और राज्य से पूर्व था? हु सेड दैट राइट्स वर इन एग्जिस्टेंस इवन बिफोर द एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी एंड स्टेट? अर्थात अधिकारों का अस्तित्व समाज और राज्य से पूर्व था। एंड योर ऑप्शंस आर ए हॉब्स, बी लॉक, सी रूसो एंड डी मॉन्टेस्क्यू।
तो किसने कहा था अधिकारों का अस्तित्व समाज व राज से पूर्व था? हॉब्स ने नहीं कहा, रूसो ने नहीं कहा, मॉन्टेस्क्यू ने नहीं कहा, बल्कि किसने कहा? लॉक साहब ने कहा। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, लॉक। लॉक के अनुसार अधिकारों का अस्तित्व समाज और राज्य से पूर्व था। अकॉर्डिंग टू लॉक, राइट्स वर इन एग्जिस्टेंस इवन बिफोर द एक्सटेंसी ऑफ सोसाइटी एंड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 555, प्रश्न संख्या 555। प्रश्न है, भारत में शिक्षा के अधिकार की गारंटी किस अनुच्छेद में दी गई है? In which article right to education is guaranteed in India? And your options are A. Article 19, B. Article 21, C. Article 14 and D. Article 21A। अर्थात अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 14 में या अनुच्छेद 21A या 21K में। तो बताइए भारत के शिक्षा के अधिकार की गारंटी किस अनुच्छेद में दी गई है? और इन विच आर्टिकल राइट टू एजुकेशन इज गारंटीड इन इंडिया? तो 19 में नहीं, 14 में नहीं, 21 में नहीं, बल्कि 21A या 21K में ऐसा प्रावधान किया गया है। शिक्षा के अधिकार की जो गारंटी दी गई है वह अनुच्छेद 21A या 21A या 21K में दी गई है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। द कॉन्स्टिट्यूशन 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 इंसर्टेड आर्टिकल 21A in the Constitution of India to provide free and compulsory education of all children in the age group of 6 to 14 years as a fundamental right। अर्थात कह रहा है कि जो हमारे संविधान में 2002 में 86वां संशोधन हुआ था, उस संशोधन के बाद अनुच्छेद 21A के तहत जो 6 से 14 वर्ष के विद्यार्थी हैं उनको फंडामेंटल राइट उनका बनाया गया अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा अर्थात फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का प्रावधान अनुच्छेद 21A में किया गया 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इस तरह से यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 556, क्वेश्चन नंबर 556। प्रश्न है, मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स? एंड योर ऑप्शंस आर A. थॉमस जेफरसन, B. थॉमस पेन, C. एलेनोर रूजवेल्ट एंड D. नन ऑफ द एबव। अर्थात मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स? तो थॉमस जेफरसन नहीं थे, थॉमस पेन नहीं थे, बल्कि कौन थे? एलेनोर रूजवेल्ट या श्रीमती रूजवेल्ट जो थी वह मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948। At the first meeting of the first session of the Commission on Human Rights, Eleanor Roosevelt from United States was the unanimously elected chairman। अर्थात एलेनोर रूजवेल्ट को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया था 1948 का जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स था उसके प्रथम सत्र में ही। तो इस तरह से मानवाधिकार आयोग का प्रथम अध्यक्ष जो था या फर्स्ट चेयरमैन ऑफ कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो था वो कौन था? एलेनोर रूजवेल्ट, श्रीमती रूजवेल्ट थी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 557। प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। द फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन, एंड योर ऑप्शंस आर ए पार्ट 4A, बी है पार्ट 4, सी है पार्ट 3 एंड डी है शेड्यूल 4A। अर्थात भाग 4A में, भाग 4 में, भाग 3 में या अनुसूचित 4A में। तो मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ पर मेंशन्ड है? शेड्यूल 4A में नहीं, पार्ट 3 में नहीं, पार्ट 4 में नहीं, बल्कि पार्ट 4A या भाग 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51K एवं भाग 4K में किया गया। ध्यान दीजिए, 51K आर्टिकल 51A या 51K एवं जो पार्ट 4 है भाग 4 है उसके ए सेक्शन या क सेक्शन में किया गया है। द फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ड्यूरिंग इंदिरा गांधी इमरजेंसी। जब इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, जब इमरजेंसी लगा था, उसी समय 1976 में संविधान में 42वां संशोधन होता है और संविधान के भाग 4A में जो है मौलिक कर्तव्यों को रखा जाता है। अनुच्छेद 51K में मौलिक कर्तव्यों को रखा जाता है, भाग 4K में रखा जाता है। इस तरह से भाग 4A या पार्ट 4A या भाग 4K इसका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 558। प्रश्न है भारत में मानवाधिकारों पर सकारात्मक कानून कब बनाया गया? व्हेन डिड इंडिया इनेक्ट पॉजिटिव लॉ ऑन ह्यूमन राइट? भारत में मानवाधिकारों पर सकारात्मक कानून कब बनाया गया? आपके ऑप्शंस हैं, आपके विकल्प हैं ए 1993 में, बी 1950 में, सी 1919 में एंड डी 1935 में, अर्थात 1993 में, 1950 में, 1919 में या 1935 में। तो डियर स्टूडेंट्स, भारत में मानवाधिकारों पर सकारात्मक कानून कब बनाया गया? 1950 नहीं, 35 नहीं, 19 नहीं, बल्कि 1993 या 1993 में बनाया गया। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। भारत में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए 28 सितंबर 1993 को मानवाधिकार कानून अमल में लाया गया, जिसके बाद 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया और तभी से मानवाधिकारों पर सकारात्मक कानून बनाए गए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1993 या 1993 है। भारत में मानवाधिकारों पर जो सकारात्मक कानून बनाए गए वो कब बनाए गए? 1993 में बनाए गए, जब 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हो गया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 559। प्रश्न है द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन राइट्स पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन राइट्स? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड योर ऑप्शंस आर ए अमर्त्य सेन, बी उपेंद्र बख्शी, सी सुनील खिलनानी एंड डी आयशा जलाल। द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन राइट्स जो बुक है, जो पुस्तक है, इसके राइटर कौन है, उसके लेखक कौन है या इसके ऑथर कौन है? कौन है? अमर्त्य सेन जी नहीं है, आयशा जलाल नहीं है, सुनील खिलनानी नहीं, बल्कि कौन है? उपेंद्र बख्शी हैं। उपेंद्र बख्शी इज द ऑथर ऑफ द बुक द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन राइट्स, अर्थात द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन राइट्स पुस्तक के लेखक कौन है? उपेंद्र बख्शी जी हैं। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एंड नाउ द क्वेश्चन नंबर 560, प्रश्न संख्या 560। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में लोगों को संपत्ति के अधिकार की गारंटी देता है? Which of the following article guarantees right to property to the people of India? And your options are A आर्टिकल 300A या अनुच्छेद 300 क, बी आर्टिकल 31 या अनुच्छेद 31, सी आर्टिकल 21A या अनुच्छेद 21 क एंड डी आर्टिकल 200 या अनुच्छेद 200। तो डियर स्टूडेंट्स, भारत में या हमारे देश में लोगों को संपत्ति का अधिकार की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? विच आर्टिकल गारंटीज राइट टू प्रॉपर्टी टू द पीपुल इन इंडिया? तो कौन देता है? आर्टिकल 200 नहीं, 21A नहीं, 31 नहीं, बल्कि आर्टिकल 300A या अनुच्छेद 300 क में यह प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 300 क भारत में लोगों को संपत्ति के अधिकार की गारंटी देता है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, अनुच्छेद 300 क या आर्टिकल 300A। सो हियर द जो ए ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन सही है। मूलतः संविधान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 भी शामिल था, अर्थात जो संविधान में संपत्ति का अधिकार एक फंडामेंटल राइट्स के रूप में पहले शामिल था, लेकिन 44 अमेंडमेंट या 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में। 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन होता है उसमें संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया जाता है और इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो वर्तमान समय में जो हमारे संविधान का भाग 12 है उसमें आर्टिकल 300A या अनुच्छेद 300 क में ये प्रावधान किया गया है कि यह हमारे देश के नागरिकों का, भारत के नागरिकों का एक कानूनी अधिकार होगा, संपत्ति का अधिकार। अर्थात आर्टिकल 300A या अनुच्छेद 300 क गारंटीज राइट टू प्रॉपर्टी टू द पीपल इन इंडिया, अर्थात अनुच्छेद 300 क के अनुसार भारत में लोगों को संपत्ति का अधिकार क्या होगा और यह एक ऐसा अधिकार है जो कानूनी अधिकार होगा, लीगल राइट्स होगा। तो इस तरह से हम सभी लोगों ने आज के इस क्लास में, इस वीडियो के अंतर्गत वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास किया। 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का 20 महत्वपूर्ण व विकल्पीय प्रश्नों का हम लोगों ने अभ्यास किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ
जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव होंगे, वैल्यूएबल सजेशंस होंगे, उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप प्लेलिस्ट में जाकर के अपनी आवश्यकता के अनुसार वीडियोज को देख सकें, चुन सकें, ढूंढ सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जहां पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, घंटी का आकार बना है, उसको आप प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोज आएंगे उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही हम मिलेंगे अगले वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को लेकर के, जो रिलेटेड होंगे आपके ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज से, अर्थात मानवाधिकार एवं कर्तव्य से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।